रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूसरी तिमाही के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। कंसोलिडेट मुनाफा 13,656 करोड़ निकल के आया है और कंसोलिडेट आय यानी कुल आय जो सभी बिजनेसेस की मिला के है वो 2,19,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ आई है। तो ये दो नतीजे निकल के आ रहे हैं अब तक। कंसोलिडेटेड एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये 37,997 करोड़ से घटकर 31,224 करोड़ आई है। यानी जो एबिटा लेवल पे है उसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, थोड़ी सी कमजोरी आई। उसकी बड़ी एक वजह ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी और विंडफॉल टैक्स लगे थे उसका भी एक असर देखने को मिला हुआ है। मार्जिन 17.3 से घट के 13.6 है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्साइज और विंडफॉल की वजह से साथ ही पेट्रोकेमिकल की ग्लोबली जो डिमांड और प्राइसिंग है उसका असर देखने को मिला, इसीलिए आपको ये नंबर्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। यानी मुनाफा जो कंसोलिडेटेड लेवल पे है वो 17,955 से घट के 13,000 करोड़ के आसपास आया, लेकिन आमदनी 2,30,000 करोड़ बढ़ी है। ये एक बड़ा इसमें बिजनेस जो रिटेल का है वहाँ के नंबर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही शानदार दिखेंगे, क्योंकि रिटेल बिजनेस में जो डोमेस्टिक फ्रंट पे थे सब कुछ ओपन अप हुआ था, इसलिए वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। नंबर इसीलिए ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो इनकम है, कुल आय है कंसोलिडेट बेसिस पे यानी सभी कारोबार की वो बढ़ के आई है। O2C यानी ऑयल टू केमिकल का कारोबार अगर आप देखें तो उसकी जो कुल आय है वो 1,60,000 करोड़ है। यानी कंसोलिडेटेड आय O2C बिजनेस की 1,60,000 करोड़ निकल के आ रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन बिजनेस है अभी वहाँ से निकल गया। मुनाफा जो है 17,955 से घटकर 13,656 करोड़ के आसपास आया है। ये मुनाफा थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया और मार्जिन में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। चलिए जो नंबर हमारे सामने इस वक्त तक आए हैं उस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ जो तीन खास मेहमान जुड़े हुए मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। अमरीश बालिगा जी हमारे साथ हैं, साथ ही शरद अवस्थी और पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सर, जो हेडलाइन नंबर अभी तक हमारे सामने है उसमें प्रॉफिट में थोड़ी सी नरमी और मार्जिन थोड़ी सी नरम है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि जो एक्साइज ड्यूटी विंडफॉल गेन के जरिए या जो पेटकेम के इंटरनेशनली मार्जिन में थोड़ी सी दबाव आई है, शायद उसका असर है। कैसे देख रहे हैं आप नंबर? थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है श्योरली, क्योंकि इफ यू लुक एट रेवेन्यू स्लाइटली हायर देन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। करीब 2.2 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2.3 आया है। वेरेज जो पैट था एक्सपेक्टेड था करीब 15,500 के आसपास। आई मीन दैट हैज कम मच लोअर, 13,665। और जो एबिटा मार्जिन्स है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड था कि इट विल बी क्लोजर ओवर 14.75-15%, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का मार्जिन था करीब 17.3, वहाँ से घट के एक्सपेक्टेड था कि 15 के आसपास आएगा। इट हैज स्टिल फॉलन फर्दर, 13.6 है। तो आई मीन आई वुड से इट इज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अमरीश, इसमें चूंकि बड़े ऑब्वियस रीज़न थे, मार्केट ने शायद उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि हमें मालूम था कि ड्यूटी में थोड़ा रिजिक किया गया है और इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं पेटकेम के, डिमांड पे भी थोड़ी सी नरमी थी। तो हो सकता है कि बाजार ने डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर का एस्टिमेट लगाया होगा, लेकिन उस हिसाब से देखें तो उसकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इट वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड कि लाइक रिजल्ट्स विल बी वीकर देन Q2, पर इतने वीक रहेंगे ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। आई मीन इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग स्लाइटली बेटर देन जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि सबको पता है कि फ्रॉम 1 जुलाई विंडफॉल टैक्स आया था, उसका इफेक्ट आने वाला है, एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट आने वाला है। दिस वाज ऑल नोन। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर द मैनेजमेंट कमेंट्री, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे जाके क्या होने वाला है। जियो के नंबर चूंकि आ चुके थे, पहले ही उन्होंने दिए थे, तो वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दें कि रिलायंस जियो जो है उसने करीब 4.5% की ग्रोथ के साथ 4,518 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था क्वार्टर क्वार्टर, और रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ हुई है और ये 22,521 करोड़ निकल के आया है। एबिटा लेवल पर अगर आप देखेंगे तो करीब 5% की ग्रोथ है और 11,500 करोड़ के नंबर्स निकल के आए हैं, और मार्जिन में 51%, यानी जो पिछली बार था क्वार्टर में उससे बढ़ के 51% के आसपास जियो के मार्जिन निकल के आए। जियो के नंबर कैसे लगे आपको पार्थिव?
शुक्रिया। आई थिंक ये जो क्वार्टर था उसमें डेफिनेटली जियो और रिटेल ये दो सेगमेंट्स है जहां से वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स और ऐसे रिजल्ट्स की ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स को थोड़ा संभाले। तो जियो के नंबर्स आई थिंक डेफिनेटली दे आर लुकिंग वेरी गुड और मोर इम्पोर्टेंटली दे हैव टच्ड 51% एबिटा मार्जिन। सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो कंटिन्यूसली उन्होंने जो पहले जो चर्न किए थे तो अभी वो लोग हाई क्वालिटी हायर आरपू वाले कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो कस्टमर चर्निंग का जो इश्यू था वो काफी सॉल्व हो गया है। तो ये अच्छी बात है बिकॉज आगे जाते इसकी विजिबिलिटी और अच्छी तरह से दिखेगी। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आरपूज में हमेशा पिछले 3 क्वार्टर से हम लोग सतत देख रहे हैं कि अच्छा वृद्धि हो रही है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। सो ओवरऑल आई थिंक जियो एज अ बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे जाते जिस तरह से बाकी कॉम्पिटिटर्स ने दर्शाया कि 200 का आरपू होने में टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडस्ट्री में किस तरह का मूवमेंट रहता है। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली आरपूज आर ऑन एन अपट्रेंड और जियो की भी यही कमेंट्री होनी चाहिए और सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अच्छा वो लोग। ओके, तो नंबर एक बार आपके सामने मैं फिर से रिफ्रेश करके रख देता हूँ कि जो टोटल कंसोलिडेटेड नंबर थे वहाँ पे उसमें 2,32,863 करोड़ के आसपास थे। 2,23 का जो पिछले बार का जून तिमाही का नंबर था उसके सामने टोटल रेवेन्यू निकल के आए हैं। ऑयल टू केमिकल में अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल का जो एबिटा था लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने को मिली है। ऑयल टू गैस में लेकिन बढ़ के आया है, 2737 से बढ़ के 3200 करोड़ का आया है। और रिटेल में एबिटा काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3849 करोड़ के सामने 4414 करोड़ का रिटेल का एबिटा है। डिजिटल सर्विसेज में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 11,700 करोड़ से बढ़ के 12,291 करोड़ के आसपास यहाँ पे निकल के आई। तो अगर टोटल आप एबिटा लेवल पे देखेंगे तो ये करीब 33-34 हज़ार करोड़ का है। लेकिन ओवरऑल चूंकि ऑयल एंड केमिकल में O2C में थोड़ी सी नरमी दिखी, इसलिए ये 39 के सामने 33,000 करोड़ का एबिटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पर डेफिनेटली कहा जा सकता है कि चूंकि कुछ कारण थे उसकी वजह से O2C में थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन जो रिटेल का बिजनेस है और जो जियो का बिजनेस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। हमारे साथ शरद अवस्थी भी जुड़ गए हैं। शरद, हेडलाइन नंबर्स और जियो और रिटेल के नंबर देख के कैसे आप आंक रहे हैं इस समय? देखिए, ब्रॉडली मुझे लगता है कि O2C वाली जो चैलेंज है वही है। बाकी सारे सेगमेंट्स में तो जो नंबर्स में ऑन द फेस ऑफ इट देख रहा हूँ काफी अच्छे ही लग रहे हैं देखने में। और मुझे लगता है अभी भी थ्योरी वही रहेगी कि जो मेन ड्राइवर रहेगा वो यही रहेगा कि आगे चल के ये न्यू एनर्जी बिजनेस को किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं और कितना ग्रो कर पाते हैं, वही ड्राइविंग फोर्स रहेगी। टेलीकॉम और रिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिस्क है। रिटेल की ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, टेलीकॉम की भी ग्रोथ ठीक ठाक है। O2C ऑब्वियसली क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, बट ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स मुझे लगता है वहां भी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है। ओके, अमरीश सर, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में रखूं कि पूरे बिजनेस में जो कंज्यूमर बिजनेस है उसका एबिटा मोर देन 50% है और वो इम्प्रूव हो रहा है लगातार, तो क्या ये सेटिस्फाइंग होगा? क्योंकि जिस तरफ कंपनी का फोकस है उसमें तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। O2C नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। जैसे रिटेल में बहुत तगड़ा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया है तिमाही के दौरान, तो क्या ये बाजार को पसंद आएगा? हाँ, जो मैं बोलूँगा जो सिल्वर लाइनिंग है क्लियरली रिटेल और जियो का है, क्योंकि यहीं पे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था यहीं पे था और यहाँ के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक इट इज डिसेंट फ्रॉम जियो एंड रिटेल पर्सपेक्टिव। अभी जियो का आरपू भी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है करीब 181 का है। आई डोंट नो वेदर दैट्स बीन अनाउंस्ड और नॉट, पर उसके आसपास मेरा के सामने रख देता हूँ। रिटेल का रेवेन्यू जो है वो 64,936 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 58,560 करोड़ के आसपास था। एबिटा हमने जैसा कि शुरू में चर्चा की थी 4400 करोड़ आया है, जो 3800 करोड़ से बढ़ के आया है और मार्जिन 6.6 से 6.8% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नंबर यहाँ पे भी बेटर देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस, उस O2C में पेट्रोकेमिकल में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ऑयल एंड गैस का स्पेसिफिक अगर अलग करके देखें तो तिमाही दर तिमाही उसके मार्जिन में करीब 7% की ग्रोथ हुई और वो 65% के आसपास यहाँ पे पहुंच गया है। जी अमरीश सर। अमरीश सर,
कंटिन्यू करें प्लीज। Yeah, so I mean clearly O2C business में तो expected था कि EBITDA will fall drastically. So I mean overall I think that's what we have seen. That's clearly in line with जो expectation था, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि expectation was basically from retail and Jio, which I think has been delivered. ओके पार्थिव, अगर ऑयल एंड गैस को हटा दें और O2C को हटा दें, हालांकि O2C का जो एबिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट हाफ है, और रीज़न हमें पता है क्योंकि इन्वेंट्री लॉस भी डेफिनेटली हुआ होगा इस क्वार्टर के दौरान। क्रूड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आए तो डेफिनेटली आपका स्प्रेड उसमें घटेगा। इन नंबर को देख के बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है? दूसरा कारण ये भी है कि एक तो रिफाइनिंग मार्जिन्स बहुत जल्दी कोलैप्स हुए थे। अगर पूरा क्वार्टर देखें तो एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर रिफाइनिंग मार्जिन्स वर हेल्दी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में हमने देखा बहुत जल्दी क्रैश हुए थे। स्पेशली जो उनके हाई मार्जिन डीजल क्रैक्स होते हैं उसमें भी काफी मंदी हुई थी। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि बेसिकली जो रिफाइनिंग बिजनेस है जो हमेशा बचाता है, बिकॉज इवन लास्ट क्वार्टर में हम देखेंगे तो इट वाज द रिफाइनिंग बिजनेस नॉट द पेटकेम बिजनेस, बिकॉज पेटकेम बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट क्वार्टर की वीकनेस है वो ये क्वार्टर में भी परकोलेट हुई है। और ये चीज आई थिंक ग्लोबल फिनोमेना, इट इज नॉट ओनली इंडिया सेंट्रिक और रिलायंस सेंट्रिक। चाइना से भी जो संकेत आ रहे हैं पेट्रोकेम के स्प्रेड्स के, आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट है, और यूरोप में भी डिमांड काफी रन डाउन हो गई है। तो ये इम्पैक्ट है आगे जाते के क्वार्टर्स में भी मुझे लग रहा है कि आएगा। सो इट विल टेक 1 or 2 क्वार्टर्स कि O2C वाला बिजनेस स्टेबलाइज हो, और ये मार्केट अच्छी तरह से जानता है। लेकिन आई थिंक द सेविंग ग्रेस इज डेफिनेटली जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है, जो जैसे कि जियो का बिजनेस की हमने डिस्कशन किया, इवन रिलायंस रिटेल, आई थिंक इट इज एस्टॉनिशिंग के क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के रेवेन्यू की वृद्धि की, और स्टोर एडिशंस तो बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं। एंड गोइंग इनटू द फेस्टिवल क्वार्टर विच इज अगले क्वार्टर में हम देखेंगे कि रिटेल में से और अच्छे नतीजे आएंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग द O2C बिजनेस की वीकनेस आने वाले 1 या 2 क्वार्टर की, और मार्केट का फोकस उनके जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है जिसको हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। अगर हम पीयर सेट से भी कंपेयर करें, somebody like Titan और somebody like DMart, आई थिंक उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि रिलायंस के अंदर 2300-2400 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है। आगे जाते जैसे जैसे ट्रिगर्स आते हैं ये 2800-3000 के आसपास आई थिंक जा सकता है। एक चीज़ और मैं इसमें कह रहा था सर, शरद जी, कि 2 रीज़न और इसमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो एक्साइज ड्यूटी और विंडफॉल का सही है, शटडाउन भी था एक प्लांट का, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम आपके कम आएंगे और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा रीज़न था। नंबर एक बार आपके सामने फिर से मैं दोहरा देता हूँ, तीनों मेन बिजनेसेस के ओवरऑल नंबर जो प्रॉफिट है वो 13,656 करोड़ आया है, पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ा कम है 17,900 के सामने, और रेवेन्यू 2,30,000 करोड़ जो बढ़ के आया 2,19 से। इसी प्रकार से अगर आप रिटेल का देखेंगे तो वो नंबर्स बढ़ के आया 64,000 करोड़ का आया है जो पिछले बार 58,000 करोड़ था, और जियो में भी ग्रोथ है 4,518 करोड़ की। शरद जी, आपके हिसाब से मार्केट कैसे लेगा इसको? देखिए, मुझे लगता है हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिखाई दे मंगलवार को, बट मुझे लगता है जिस तरीके का अगर आप EBITDA ब्रेकअप भी देखें तो नंबर्स में जो मेजर कोलैप्स है पिछले क्वार्टर के, मतलब सिक्वेंशियली अगर आप देखते हैं जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो लगभग 20,000 की EBITDA से घट के 12,000 करोड़ की EBITDA आपकी O2C में ही हुई है। तो मेजर इम्पैक्ट वहीं से आ रहा है, बाकी तीनों चारों सेगमेंट्स में इम्प्रूवमेंट ही है। और जैसा कि अभी बोल भी रहे थे कि ज्यादातर अभी जो वैल्यूएशंस को अपटिक में ड्राइव कर रहा है वो यही है कि आपका रिटेल बिजनेस कैसे बिहेव करेगा या डिजिटल बिजनेस कैसे बिहेव करेगा, और रिन्यूएबल में और क्या फ्यूचर टारगेट्स कंपनी लेती है। तो थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन नेगेटिव आ सकता है O2C की कमजोरी की वजह से, बट जितना मैं समझता हूँ हाँ लार्जली ये डिस्काउंटेड होगा, क्योंकि जो इनिशियली क्रैक स्टॉक में आया था वो रिफाइनिंग मार्जिन्स में कोलैप्स के साथ ही आया था, और पिछले 2-3 दिन में थोड़ा स्टॉक बढ़ा भी है 3-4 दिन में। तो हो सकता है थोड़ी करेक्शन आए, बट मैं उस करेक्शन को डिप में यूज ही करूंगा बाई करने के हिसाब से। ओके अच्छा, थोड़ा सा और अपडेट है वो लेटेस्ट बता दूं आपको कि तिमाही के दौरान करीब 700 नए स्टोर्स खोले गए, और आजियो जो उनका ई-कॉमर्स वाला आर्म है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बुक किए गए हैं। स्मॉलर सिटीज़ में
स्टोर्स ज़्यादा खोले गए हैं और फुटफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जियो और वॉलमार्ट का जो जॉइंट था उसके ज़रिए ग्रॉसरी वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ है और करीब 35,000 जॉब्स क्रिएट किए गए हैं रिटेल में ख़ास तौर पे। तो ये रिटेल के बिजनेस के फुटप्रिंट हैं जो काफ़ी अपडेट हो रहे हैं। एक क्विक कमेंट मुझे तीनों मेहमानों से मुझे चाहिए। अमरीश सर, डिप बाई है या अवॉइड अभी थोड़ी देर के लिए? डिप में तो बाय है, क्योंकि ऑलरेडी लाइक इफ यू सी द लास्ट 2-3 मंथ्स थोड़ा बहुत करेक्ट किया है, सो मे नॉट रियली फॉल टू मच फ्रॉम हियर डिस्पाइट दीज रिजल्ट्स। तो नीचे के लेवल पे आई मीन आई विल श्योरली बी अ बायर लुकिंग एट द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, क्योंकि इवन नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखें दैट आई थिंक रिटेल विल सी अ मेजर ग्रोथ। ओके पार्थिव, डिप बाई या आपका क्या व्यू है? नहीं, एब्सोल्युटली बाय ऑन डिप्स, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट ने ये फैक्टरिंग किया था कि O2C का बिजनेस चैलेंजिंग होगा, हमने पिछले 5 सेशन से सरप्राइजिंग मूव रिलायंस पे देखा कि दिस स्टॉक हैड हेल्ड ऑन वेरी वेल। तो जस्ट इन केस अगर दिवाली मुहूर्त का दिन रहेगा अभी नेक्स्ट, और उसके बाद अगर कोई भी वीकनेस आती है, इफ एट ऑल द स्टॉक इज अवेलेबल एट 2350 2400 लेवल्स, तो यहाँ पे आई थिंक अग्रेसिव बाय करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म के लिए एग्रेसिव बाय करनी चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस के नतीजों पर अपनी राय देने के लिए। नंबर अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 13,656 करोड़ है, 17,955 के सामने। तिमाही दर तिमाही थोड़ा नरम पड़ा है। कुल आमदनी 2,30,000 करोड़ है, जो 2,19,000 करोड़ से बढ़ के आई है। मार्जिन 13.6% पे है, जो 17.3% पे थी। तो ओवरऑल नंबर इसलिए थोड़े से आपको नरम दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि प्लांट शटडाउन था, पेटकेम में ग्लोबली थोड़ी सी नरमी आई है, प्राइसिंग में इशू आए हैं और साथ ही विंडफॉल एक्साइज ड्यूटी में जो रिजेक्ट किया गया है उसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप रिटेल के बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू में 58,569 से बढ़ के 64,936 करोड़ आया है और एबिटा 4414 करोड़ आया है, जो 3849 करोड़ था। यानी रिटेल ने आउट परफॉर्म किया है। मार्जिन में भी 0.2% की ग्रोथ के साथ 6.8% आया है। रिलायंस जियो के नंबर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट 4.2% बढ़ के 4518 करोड़ है और रेवेन्यू 3% की ग्रोथ के साथ 22,521 करोड़ आया है और मार्जिन 51% पे मेंटेन है, जो कि 50.13 से बढ़ के आया है। तो रिटेल और जियो ने आउट परफॉर्म किया है। O2C बिजनेस में थोड़ी सी नरमी है। हेडविंड्स हमने आपको बताया कि क्यों ऐसी नरमी है। तो ये रिलायंस के नतीजे हमारे सामने हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।